नमस्कार। आज हम साहित्य की दुनिया के एक ऐसे नगीने की बात करेंगे जो अपनी जमीन, अपनी संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारी आज की चर्चा का केंद्र है ओडिया साहित्य का एक मील का पत्थर उपन्यास माटीर मनीष। और इसके लेखक हैं श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही। ये सिर्फ एक उपन्यास का शीर्षक नहीं है, बल्कि ये अपने आप में जीने का एक पूरा नजरिया है, एक फलसफा है। माटीर मनीष मतलब मिट्टी का इंसान। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनकी दुनिया में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले ये कहानी हमें ले कहाँ जाती है, इसकी दुनिया कैसी है? ये कहानी हमें उड़ीसा के एक गांव पधानपाड़ा में ले जाती है और कहानी के केंद्र में है दो भाई, बरजू पदान और छाकड़ी पदान। एक संयुक्त परिवार जो पीढ़ियों से एक साथ एक ही छत के नीचे रहता आया है। अच्छा। अब बड़ा भाई बरजू, जैसा कि नाम से ही लगता है, बड़ा है, समझदार है और गांधीवादी विचारों से बहुत प्रभावित है। उसके लिए परिवार की एकता, त्याग और नैतिक मूल्य ही सब कुछ हैं। और छोटा भाई छाकड़ी, जाहिर है कहानी में द्वंद्व पैदा करने के लिए उसका किरदार बिल्कुल अलग होगा। हाँ, बिल्कुल। छाकड़ी छोटा है, थोड़ा चंचल है और कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया की हवा उसे जल्दी लग जाती है। वो मेहनती है, लेकिन अपनी पत्नी नेत्रमणि के उकसावे में आकर उसके मन में व्यक्तिगत संपत्ति और एक अलग आधुनिक जीवन जीने की इच्छा जागने लगती है। अच्छा, तो यहीं से वो दरार पड़नी शुरू होती है। जी, यहीं से उस शांत परिवार में एक दरार पड़नी शुरू होती है। एक तरफ बरजू की पत्नी हारा है, जो पूरी तरह से पारंपरिक और परिवार को जोड़े रखने वाली महिला है। और दूसरी तरफ नेत्रमणि। हाँ, और दूसरी तरफ नेत्रमणि, जो आधुनिकता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। तो ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो दो अलग अलग जीवन दृष्टियों, दो विचारधाराओं के टकरावों की कहानी है। एक तरफ परंपरा और सामूहिकता है और दूसरी तरफ आधुनिकता और व्यक्तिवाद। बिल्कुल। और इस टकराव के केंद्र में है माटी, यानी जमीन। वही जमीन का टुकड़ा जो पीढ़ियों से उनके परिवार की पहचान रहा है। अब जब हम इस उपन्यास के आवरण को देखते हैं तो ये विचार और भी साफ हो जाता है। एक गहरे मैरून रंग की पृष्ठभूमि पर बस कुछ रेखाओं से एक चेहरा उकेरा गया है। एक ऐसा इंसान जिसके कंधे पर हल जैसा कोई औजार रखा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति है, एक दृढ़ता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो चेहरा किसी एक इंसान का नहीं लगता। वो धुंधला है, जैसे वो किसी एक बरजू का नहीं, बल्कि भारत के उन करोड़ों किसानों का चेहरा हो जो चुपचाप इस धरती का बोझ उठाए हुए हैं। उस चेहरे पर मेहनत की थकान है, लेकिन हार नहीं है, संतोष है। सही बात है। वो हमसे नजरें नहीं मिला रहा, बल्कि कहीं दूर, शायद भविष्य की ओर देख रहा है। और रंगों का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर किया गया है। कोई भड़कीले रंग नहीं, कोई चटकपन नहीं, सिर्फ मिट्टी से जुड़े रंग। हाँ, जैसे ये आवरण हमें पहले ही बता रहा हो कि हम जिस दुनिया में जा रहे हैं वो भावनाओं और सिद्धांतों की दुनिया है, दिखावे की नहीं। ये आवरण एक तरह का निमंत्रण है, एक सच्ची और सादी दुनिया में झांकने का। हाँ, और यही सादगी इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। तो कहानी में वो मोड़ कब आता है जब ये शांत दरिया तूफान में बदल जाता है? वो मोड़ तब आता है जब छाकड़ी अपनी पत्नी के लगातार कहने पर एक दिन अपने बड़े भाई बरजू के सामने एक ऐसी मांग रख देता है जो उस घर की नींव हिला देती है। वो घर और जमीन के बंटवारे की मांग करता है। अच्छा जी। ये उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात होगा, क्योंकि उस दौर में जमीन का बंटवारा सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं होता था। उसे दिलों का बंटवारा माना जाता था। बिल्कुल। एक ही आंगन में दीवार खड़ी करना, चूल्हा अलग करना, ये सब परिवार के टूटने का प्रतीक था। तो बरजू जो परिवार की एकता को सबसे ऊपर रखता है, वो इस मांग पर कैसी प्रतिक्रिया देता है? आमतौर पे तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े होते हैं, कड़वाहट आती है। और यहीं पर कालिंदी चरण पाणिग्रही का गांधीवादी दर्शन कहानी के केंद्र में आ जाता है। बरजू की प्रतिक्रिया किसी के भी अनुमान से परे होती है। वो ना तो गुस्सा करता है, ना ही कोई दलील देता है। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। वो बहुत शांति से अपने छोटे भाई की बात सुनता है। उसे एहसास होता है कि छाकड़ी जमीन नहीं मांग रहा, बल्कि उसके मन में वो अलगाव का जहर भर चुका है। इसका मतलब वो इस बंटवारे के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होने से भी एक कदम आगे बढ़ जाता है। यही इस उपन्यास का शिखर है। बरजू एक ऐसी पेशकश करता है जो छाकड़ी और पूरे गांव को सन्न कर देती है। वो कहता है, बंटवारा क्यों,
ये सारा घर, ये सारी जमीन, सब कुछ तू ही रख ले। क्या सब कुछ, अपना हिस्सा भी उसे दे देता है? सब कुछ। ये तो अविश्वसनीय लगता है। क्या ये व्यवहारिक है? मतलब अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचे बिना कोई ऐसा फैसला कैसे ले सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। उपन्यास बरजू को एक नायक की तरह तो दिखाता है, लेकिन वो इस फैसले की कीमत भी दिखाता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये एक बेहद मुश्किल फैसला है। बरजू का मानना है कि अगर जमीन के एक टुकड़े के लिए भाइयों के दिल बढ़ जाएं, तो ऐसी जमीन का क्या फायदा? वो गांधी जी के अपरिग्रह यानी नॉन पोजेशन के सिद्धांत को जी रहा होता है। उसका मानना है कि भौतिक चीजों पर अधिकार और उनसे लगाव ही सारे दुखों और झगड़ों की जड़ है। तो वो साबित क्या करना चाहता है कि रिश्ते जमीन से ज्यादा कीमती हैं? हाँ, वो अपने त्याग से यही साबित करना चाहता है। वो कहता है कि मैं जमीन हार कर भी रिश्ता जीतना चाहता हूं, और वो सिर्फ कहता नहीं, करके दिखाता है। मतलब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सिर्फ पहने हुए कपड़ों में अपने पुरखों का घर हमेशा के लिए छोड़कर निकल जाता है। क्या रहा होगा? जी, एक भाई जो सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली हो गया हो, और दूसरा भाई जो सब कुछ छोड़कर भी आत्मिक रूप से आजाद महसूस कर रहा हो। और कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा यही है। लेखक दिखाते हैं कि छाकड़ी को जमीन तो मिल जाती है, लेकिन उसकी रातों की नींद और मन का चैन छिन जाता है। अच्छा? गांव वाले उसे धिक्कारते हैं और वो अकेलेपन और अपराध बोध की आग में जलने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसने जमीन नहीं बल्कि अपने सिर से अपने बड़े भाई का साया खो दिया है। और बरजू का क्या होता है? क्या वो और उसका परिवार सड़क पर आ जाते हैं? नहीं, बरजू को पूरा गांव सम्मान की नजर से देखता है। लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष होता है। तो वो हार कर भी जीत जाता है। हाँ, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों को, अपनी इंसानियत को नहीं हारता। उसकी नैतिक जीत होती है। तो ये कहानी सिर्फ एक पारिवारिक बंटवारे की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि असली तरक्की या प्रगति क्या है। बिल्कुल। क्या बड़े बड़े शहर बना लेना, ज्यादा पैसा कमा लेना और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं जुटा लेना ही प्रगति है? या फिर अपने नैतिक मूल्यों को बचाए रखना, रिश्तों को सहेजना और एक संतुष्ट जीवन जीना सच्ची प्रगति है? उपन्यास भौतिक समृद्धि और आत्मिक शांति के बीच का फर्क बहुत साफ दिखाता है। ये कहानी उस दौर के भारत की आत्मा को भी दर्शाती है। सही कहा। एक तरफ आजादी के बाद आधुनिकता और औद्योगिकरण की लहर थी, और दूसरी तरफ गांधी जी के ग्राम स्वराज और अपनी जड़ों की ओर लौटने का दर्शन था। हाँ, ये उसी वैचारिक संघर्ष का एक साहित्यिक दस्तावेज है। बरजू उस भारत का प्रतीक है जो अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति, अपने नैतिक मूल्यों को बचाए रखना चाहता है। और छाकड़ी उस भारत का जो पश्चिमी प्रगति की चकाचौंध से प्रभावित होकर अपनी जड़ों से कटना चाहता है। और लेखक साफ तौर पर बताते हैं कि असली ताकत माटी के मानुष में ही है। ये वाकई कमाल है कि कैसे एक परिवार की कहानी के जरिए लेखक ने इतने बड़े सामाजिक और दार्शनिक मुद्दों को छुआ है। और यही तो महान साहित्य की पहचान होती है। ये कहानी ओडिशा के एक छोटे से गांव की होकर भी पूरी इंसानियत की कहानी बन जाती है। ये मिट्टी और इंसान के उस रिश्ते का उत्सव है जो कभी पुराना नहीं पड़ता। ये त्याग की एक अमर गाथा है। तो ये एक तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे माटीर मनीष सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान, हमारी असली ताकत हमारी जड़ों में है। और जाते जाते ये कहानी आज के समय में हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी डिजिटल दुनिया में जहां हर रिश्ता नफे नुकसान से तोला जाता है, हम अपनी अपनी माटी से कितना जुड़े हुए हैं? क्या हमारे जीवन में भी कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसा रिश्ता है जिसके लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं? ये एक विचार करने वाला प्रश्न है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।